लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। लॉ 22, आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाओ, कमजोरी को शक्ति में बदलो। शक्ति की दुनिया में पराजय का अर्थ हमेशा हार नहीं होता। कई बार पीछे हटना, झुकना और समर्पण करना ही सबसे घातक हथियार बन जाता है। लॉ 22 हमें यही सिखाता है कि जब आप कमजोर हों, जब आपके पास लड़ने की ताकत न हो, तब प्रतिरोध करना आत्मघाती होता है। ऐसे समय में सबसे समझदारी भरी चाल होती है कि आप अस्थायी रूप से झुक जाएं, अपने शत्रु को विजयी होने का एहसास दें, उसके अहंकार को तृप्त करें और उसके भीतर लापरवाही पैदा होने दें। यही लापरवाही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये कानून बाहरी रूप से कायरता जैसा दिख सकता है, पर वास्तव में यह अत्यंत धैर्य, आत्मसंयम और भविष्य की दूरदृष्टि का प्रतीक होता है। यह कानून हमें यह सिखाता है कि ताकत का असली रूप हमेशा सीधी टकराहट में नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप अपमान सह लें, झुक जाएं, हार मान लें और समय को अपना काम करने दें। दुनिया की अधिकांश लड़ाइयां उसी समय हारी जाती हैं जब व्यक्ति अपने अहंकार के कारण समय से पहले टकरा जाता है। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आपने अपने लक्ष्य छोड़ दिए हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपने अपने लक्ष्य के लिए एक लंबा और ज्यादा सुरक्षित रास्ता चुन लिया है। इस कानून का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली उदाहरण प्राचीन चीन के इतिहास से आता है, जहां युए नामक राज्य के राजा गोजियन और वू राज्य के राजा फू चाय के बीच संघर्ष हुआ था। युद्ध में गोजियन को करारी हार मिली और उसका राज्य लगभग नष्ट हो चुका था। उसके पास न तो सेना बची थी, न संसाधन, न मित्र राज्य। सामान्य स्थिति में कोई भी राजा या तो आत्महत्या कर लेता या अंतिम युद्ध लड़कर पूरी तरह समाप्त हो जाता। परंतु गोजियन ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने आगे चलकर पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। गोजियन ने खुले रूप से फू चाय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने स्वयं को उसका दास घोषित कर दिया, अपने शाही वस्त्र छोड़ दिए, घुटनों के बल झुक गया और पूर्ण आज्ञाकारिता स्वीकार कर ली। वह कई वर्षों तक फू चाय के अस्तबल में रहा, घोड़ों की देखभाल करता रहा, अपमान सहता रहा और हर क्षण यह दिखाता रहा कि वह पूरी तरह टूट चुका है। फू चाय को यह विश्वास हो गया कि गोजियन अब कभी भी खतरा नहीं बन सकता। उसने उसे एक पराजित, कमजोर और समाप्त व्यक्ति मान लिया। यही वह क्षण था जब वास्तविक शक्ति खेल शुरू हुआ। अंदर ही अंदर गोजियन ने एक भी दिन अपने अपमान को भुलाया नहीं। उसने हर रात कठोर फर्श पर सोकर खुद को याद दिलाया कि वह एक अपमानित राजा है। वह कड़वे स्वाद की जड़ी बूटियां उछकता था ताकि उसे हर दिन अपने अपमान का स्मरण रहे। उसने अपने लोगों के साथ गुप्त रूप से अपने राज्य को पुनर्गठित करना शुरू किया। उसने वर्षों तक अत्यंत धैर्य के साथ प्रतीक्षा की। जब फू चाय पूरी तरह लापरवाह हो चुका था, जब उसका राज्य आंतरिक विलासिता में डूब चुका था, तब गोजियन ने अचानक हमला किया। पूरी तैयारी के साथ किया गया यह आक्रमण इतना निर्णायक था कि वो राज्य पूरी तरह नष्ट हो गया और फू चाय आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। इस प्रकार जिसने पहले हार मानी थी, वही अंत में विजेता बना। यही आत्मसमर्पण की सबसे शुद्ध शक्ति है। ये उदाहरण हमें स्पष्ट करता है कि जब आप कमजोर स्थिति में हो, तब झुकना आपको समय देता है, सुरक्षा देता है और शत्रु को धोखे में डालता है। प्रतिरोध आपको तुरंत कुचल देता है, पर समर्पण आपको भीतर ही भीतर शक्ति इकट्ठा करने का अवसर देता है। गोजियन ने युद्ध में नहीं, बल्कि धैर्य में विजय प्राप्त की। इस कानून का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण अमेरिकी लोक कथाओं से आता है, जिसे ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स की कहानी के रूप में जाना जाता है। ब्रेयर फॉक्स ने ब्रेयर रैबिट को पकड़ने के लिए एक चिपचिपे टार बेबी का जाल बिछाया। जैसे ही ब्रेयर रैबिट उससे टकराया, वह पूरी तरह फंस गया। अब ब्रेयर फॉक्स ने उसे मारने के कई तरीके सोचे। उसने कहा कि वह उसे आग में जला देगा या पत्थरों से कुचल देगा। हर बार ब्रेयर रैबिट डरने की बजाय यही कहता रहा कि कुछ भी कर लो, बस मुझे कांटों की झाड़ियों में मत फेंकना। ब्रेयर फॉक्स को लगा कि वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए उसने उसे कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया। पर जैसे ही ब्रेयर रैबिट वहां गिरा, वह तुरंत उठकर भाग गया, क्योंकि वह कांटों की झाड़ियों में ही पला बढ़ा था।
यह कहानी इस कानून का प्रतीकात्मक रूप से सबसे प्रभावी उदाहरण है। ब्रेयर रैबिट ने अपने दुश्मन को यह विश्वास दिलाया कि वही उसका सबसे बड़ा डर है, जो वास्तव में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने अपनी कमजोरी को ढाल बनाया और अपने शत्रु की मूर्खता को हथियार। यही आत्मसमर्पण की रणनीति का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। आप अपने शत्रु को यह देखने देते हैं जो वह देखना चाहता है, न कि वह जो वास्तव में सत्य है। लॉ 22 यह भी सिखाता है कि जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तब आप अपने शत्रु की आक्रामक ऊर्जा को ठंडा कर देते हैं। संघर्ष में व्यक्ति का अहंकार लगातार सक्रिय रहता है, पर जब सामने वाला झुक जाता है तो उसका अहंकार शिथिल हो जाता है। वह अपने पहरे ढीले करता है, सतर्कता छोड़ देता है, और यही वह स्थिति होती है जहां से पतन शुरू होता है। यह कानून आधुनिक जीवन में भी उतना ही लागू होता है जितना प्राचीन युद्धों में था। दफ्तरों में, राजनीति में, व्यापार में और सामाजिक जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब आप प्रत्यक्ष टकराव नहीं जीत सकते। यदि आप उस समय सीधे लड़ने उतरते हैं तो आप स्वयं को और कमजोर कर लेते हैं। इसके विपरीत, यदि आप अस्थायी रूप से पीछे हटते हैं, अपने विरोधी को जीत का भ्रम देते हैं, तो वह स्वयं अपनी सुरक्षा को कमजोर कर देता है। इस कानून का गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि अधिकांश मनुष्य शक्ति का नशा सहन नहीं कर पाते। जब उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी को पूरी तरह हरा दिया है, तब वे स्वयं को अपराजेय मानने लगते हैं। यही अहंकार उन्हें अंधा बना देता है। गोजेन ने इसी अंधेपन का लाभ उठाया था और ब्रेयर रैबिट ने भी इसी मनोविज्ञान का उपयोग किया था। लॉ 22 यह भी स्पष्ट करता है कि समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा के लिए दबे रहेंगे। यह एक अस्थायी मुखौटा है। यह रणनीति तभी सफल होती है जब आप भीतर से पूरी तरह जीवित, सतर्क और योजनाबद्ध हों। यदि आप भीतर से भी टूट जाएं, तो आपका समर्पण आपको नष्ट कर देगा। पर यदि आप भीतर से मजबूत हैं, तो यही समर्पण आपकी सबसे घातक चाल बन जाएगा। इस कानून की एक और गहरी सीख यह है कि प्रतिशोध हमेशा तुरंत नहीं लिया जाता। तुरंत लिया गया बदला अक्सर अव्यवस्थित होता है और व्यक्ति को और अधिक जोखिम में डाल देता है, जबकि स्थगित किया गया प्रतिशोध जब पूरी तैयारी के साथ लिया जाता है तो वह इतिहास बदल देता है। लॉ 22 का विरोधाभास यही है कि बाहर से यह कमजोरी सिखाता है, पर भीतर से यह सर्वोच्च शक्ति का खेल है। यह कानून साहस को नए रूप में परिभाषित करता है। यहाँ साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि तलवार झुकाने में है। यहाँ वीरता युद्ध में नहीं, बल्कि प्रतीक्षा में है। इस कानून का व्यावहारिक संदेश यह है कि हर युद्ध तत्काल लड़ने के लिए नहीं होता। कुछ युद्ध समय मांगते हैं, कुछ युद्ध धैर्य मांगते हैं, और कुछ युद्ध आपको पहले हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि आप अंत में निर्णायक वॉर कर सकें। अंततः लॉ 22 हमें यह सिखाता है कि शक्ति सीधे रेखा में नहीं चलती। वह कभी झुकती है, कभी घूमती है, कभी पीछे हटती है और फिर अचानक आगे बढ़ती है। जो व्यक्ति केवल सीधी टक्कर को ही शक्ति समझता है, वह जल्द ही टूट जाता है। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण को भी एक रणनीति की तरह उपयोग करना सीख जाता है, वही वास्तव में अजेय बनता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।